नमस्कार बच्चों। आज हम ने 11वीं क्लास 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो जनरल प्रविष्टि हम चल रहा है, हमारा श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में हम लास्ट स्टेज पे हैं जिसमें हमारा आता है जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पूर्व जीएसटी के पूर्व भारत में बहुत सारे टैक्स लगते थे, जिसमें सेल टैक्स था, कमर्शियल टैक्स था, उत्पादन शुल्क था। तो सरकार ने सभी टैक्सों को खत्म करके 1 जुलाई 2017 से एक देश एक टैक्स पूरे देश में लागू कर दी। और उस समय से वर्तमान में क्या लागू है? जीएसटी लागू है। तो ये जीएसटी किस पे लगता है, इसमें किस किस वस्तुओं को एग्जेम्प्टेड रखा गया है, छूट रखा गया है, किन किन व्यवहारों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है और किन किन व्यवहारों पर जीएसटी लगाया जाता है। आज हम जनरल नॉलेज की दृष्टि से प्लस हम अकाउंटिंग की दृष्टि से जीएसटी पर आज चर्चा करेंगे और इससे संबंधित अकाउंटिंग सीखेंगे। तो जीएसटी को यहाँ पे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है राज्य के अंदर विक्रय क्रय विक्रय और राज्य के बाहर क्रय विक्रय। तो अगर हमारा ट्रांजैक्शंस अगर किसी एक स्टेट की सीमा के अंदर हो रहा है, एक राज्य की सीमा के अंदर हो रहा है, अर्थात मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रायपुर का व्यापारी बिलासपुर के व्यापारी को बेच रहा है, या बिलासपुर का व्यापारी जगदलपुर के व्यापारी को बेच रहा है, या बिलासपुर का व्यापारी दुर्ग के व्यापारी को बेच रहा है। तो अगर राज्य की एक ही सीमा के अंदर अगर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं राज्य के अंदर ट्रांजैक्शंस। अगर हमारा ट्रांजैक्शन क्रय विक्रय राज्य के बाहर हो रहा है, इंटर स्टेट, अर्थात रायपुर के व्यापारी ने भोपाल के व्यापारी को माल बेचा, या रायपुर के व्यापारी ने नागपुर के व्यापारी से माल खरीदा, या बिलासपुर के व्यापारी ने दिल्ली से माल खरीदा, तो ये क्या हो चुका है? इंटर स्टेट हो गया, सेल स्टेट के बाहर का विक्रय। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्य के अंदर और एक राज्य के बाहर। अगर आपका ट्रांजैक्शन राज्य के अंदर हो रहा है, एक स्टेट की सीमा के अंदर हो रहा है, तो वहां पर क्रय विक्रय पर जो जीएसटी लगेगा वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। वो होता है एक केंद्रीय कर और एक स्टेट कर। केंद्रीय कर मतलब सेंट्रल जीएसटी, और राज्य कर मतलब स्टेट जीएसटी। यहाँ पे किसी भी वस्तु पर जो एक निश्चित दर तय है, किसी वस्तु में 8% है, किसी में 10 है, किसी में 14 है, किसी में 16 है, किसी में 18 है, तो जो तय परसेंटेज है उस परसेंटेज का 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है हमारा, उसमें गवर्नमेंट जीएसटी 8% लगाती है, तो 8% का 2 पार्ट हो जाएगा, 50-50, 4%। तो 4% स्टेट गवर्नमेंट के फंड में जाएगा और 4% सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में स्टेट गवर्नमेंट में कौन है? हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और सेंटर में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जो 8% जीएसटी लग रहा है, उसका 4% भूपेश बघेल की सरकार के पास जाएगा और 4% नरेंद्र मोदी के सरकार के पास जाएगा। अर्थात सेंटर में 4% और 4% कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट में जाता है। इसलिए आप जब भी कोई माल खरीदने जाते हो तो आपको इनवाइस मिलता है, रसीद मिलता है। तो रसीद में देखोगे वस्तु की कीमत के नीचे में 2 बार लिखा रहता है। एक बार लिखा रहता है CGST और टैक्स राशि दी रहती है, उसके नीचे लिखा रहता है SGST और टैक्स की राशि दी रहती है। तो 2 अलग अलग टैक्स नहीं लगा है, एक ही टैक्स था, एक ही परसेंटेज था, उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के फंड में वो राशि सीजीएसटी अपने एसजीएसटी की ट्रांसफर हो जाएगी और सीजीएसटी की सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सीजीएसटी, सेंट्रल सीजीएसटी, जिसको सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है, और स्टेट जीएसटी को हम एसजीएसटी कहते हैं। अगर ये टैक्स राज्य के बाहर अगर आप माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो, इंटर स्टेट है,
तो उस समय ये दो भागों में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पूरा 100 का 100% एक बार लगता है और उसको यहां बोला जाता है एकीकृत जीएसटी कहा जाता है, जो हमको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जैसे 8% है तो गुड्स में टोटल 8% लगेगा और तत्काल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और भविष्य में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में जो भी शेयर होगा 60-40 का 30 जो भी है, तो उस शेयर में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिस्से का खुद रख करके सेंट्रल स्टेट का फंड में ट्रांसफर कर देती है। तो जब कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल बेचा जाएगा तो उसमें आईजीएसटी लगेगा और उसकी एक ही रेट रहेगी, 8% या 10% सिंगल रेट रहेगा। इसमें दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसमें एक आता उपयोग होता है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। इनपुट का उपयोग कब करेंगे और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, तो इसका उपयोग हम कब करेंगे? तो जब कभी भी व्यापारी जब माल खरीदता है या सेवा लेता है, सर्विस लेता है, तो उस समय जब पेमेंट करता है तो साथ में उसको जीएसटी भी पेमेंट करना होता है। तो जब पेमेंट करता है व्यापारी के द्वारा, जब जीएसटी का भुगतान किया खरीदते समय, माल खरीदते समय या सर्विस लेते समय जब भी भुगतान किया जाता है तो उस समय हम क्या लिखते हैं? इनपुट जीएसटी लिखते हैं। इसका मतलब होता है टैक्स का भुगतान होना, टैक्स का पेमेंट होना। और अगर यदि हम वस्तु का विक्रय करते हैं या सेवा देते हैं तो सामने वाले कस्टमर से हम क्या कलेक्ट करते हैं? जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जीएसटी का संग्रहण करते हैं। जब और जीएसटी का जब संग्रहण करते हो तो उस समय हम उसको यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी लिखते हैं। और फ्यूचर में व्यापारी क्या करता है? देखता है कि उसके द्वारा कितना जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कलेक्शन किया गया माल बेचते समय और सेवा देते समय। जब जो जीएसटी कलेक्ट होता है और अब तक इसने इनपुट के रूप में माल खरीदते समय जितना भी जीएसटी पे कर चुका है, तो इन दोनों का क्या करता है? वो एडजस्टमेंट करता है, कलेक्शन माइनस पेड। तो जो डिफरेंस अमाउंट अगर आ रही है, अगर कलेक्शन की अमाउंट ज्यादा है और पेड अमाउंट कम है, तो नेचुरल है कि हमारे पास कुछ पैसा बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बैलेंस बचा हुआ है, व्यापारी का काम है कि जो बैलेंस को स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर कर दे। कई बार ये भी स्थिति हो सकती है कि व्यापारी के द्वारा ज्यादा जीएसटी पे कर दिया गया है, इनपुट ज्यादा हो चुका है और आउटपुट हमारे पास कम आया, हमने 10,000 रुपए का जीएसटी पे कर चुके हैं, जबकि कलेक्शन हमारे पास मात्र कितना है? 8,000 है। तो 2,000 तो हमारा गवर्नमेंट के पास ज्यादा चला गया है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं करेगी। आप अगली बार जब आपके पास फिर से जीएसटी आपको करोगे, जीएसटी जब आप पेमेंट करोगे, तो उस समय आप क्या कर सकते हो? उसको, उस राशि को समायोजित कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जीएसटी के संबंध में कैलकुलेशन एक जीएसटी के संबंध में था कि कब इसमें कब लगाया जाता है। अब हम आते हैं कि जीएसटी किन किन गुड्स में, प्रोडक्ट में या सर्विस में एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है, जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता है, अर्थात कर मुक्त होता है, एग्जम्पशंस होते हैं। तो उनमें हमारा होता है विभिन्न अनाज है, जिसमें हमारा दाल है, चावल है, नमक है, गेहूं है, गुड़ है, फल है, सब्जियां है, दूध है, इसमें जीएसटी नहीं लग रहा है। ठीक उसी प्रकार कुछ सेवाएं हैं, सर्विस है, जिसमें शिक्षा संबंधी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं और बिजली व पानी का अगर आप बिल दे रहे हो, बिल पे कर रहे हो, सेवा ले रहे हो, तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार मजदूरी और वेतन का भुगतान करने पर, अगर आप अपने वर्कर को वेजेस का पेमेंट करते हो, भुगतान कर रहे हो और अपने वर्कर को, यहाँ जो स्टाफ है उसको सैलरी पे करते हो, तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो कुछ हमारे अनाज हैं जो कर मुक्त हैं, सेवाओं में शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, बिजली पानी की सेवाएं कर मुक्त है और ठीक उसी प्रकार वेतन और मजदूरी का भुगतान करने पर भी इसमें जीएसटी नहीं लगता है। अब उसके पश्चात हमारा आता है कि ऐसे व्यवहार जिसमें जीएसटी नहीं लगता है और ऐसे व्यवहार जिसमें जीएसटी लगता है। तो हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब तक आपने जनरल एंट्री बना रहे थे
तो जो ट्रांजेक्शन्स होते थे, व्यवहार जिसको हम कहते हैं, लेन देन कहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से लेन देन हैं जिसमें जीएसटी लागू नहीं होगा, और ऐसे कौन कौन से लेन देन है ट्रांजेक्शन जिसमें जीएसटी लागू होगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें जीएसटी लागू नहीं होता है, तो उनमें सबसे पहला आता है नगद से व्यवसाय प्रारंभ करने पर। मोहन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज, ये ट्रांजेक्शन हमारा, मोहन ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी सिंपल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, यहां पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार बैंक से या व्यवसाय से नगद राशि स्वयं के उपयोग के लिए निकालने पर, कैश विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज, अगर स्वयं के उपयोग के लिए अगर हम व्यापार से कोई धनराशि निकालते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश, इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप बैंक में नगद राशि जमा करते हो, कैश डिपॉजिटेड इनटू यूको बैंक, तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए राशि निकालने पर, अगर आपने बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, यहां भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी कस्टमर से जिसको हमने उधार माल बेचे थे और उससे हमको जब धनराशि प्राप्त हो रही है, मतलब कस्टमर से अमाउंट मिल रही है, सिंपल एंट्री होती है, ट्रांजेक्शन होता है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, तो इसकी सिंपल एंट्री हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू मोहन या कैश अकाउंट डीआर टू सोहन, यहां भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार किसी सप्लायर को या क्रेडिटर्स को अगर आप कोई धन पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने पिछले उससे उधार माल खरीदे थे तो अब उसका भुगतान कर रहे हो, तो उस समय हम क्या एंट्री करते हैं, क्या बोलेगा, 1000 रुपीज पेड टू रमेश, रमेश को 1000 रुपए भुगतान किए, तो यहां भी सिंपल एंट्री होगी रमेश अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक उसी प्रकार अगर आप मजदूरी व वेतन का भुगतान करते हो तो वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश, यहां भी जीएसटी का उपयोग नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार बिजली व पानी के बिलों का भुगतान करने पर, अगर आप इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हो या वाटर बिल पे कर रहे हो, तो सिंपल एंट्री होगी इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट डीआर टू कैश या टू बैंक। ठीक उसी प्रकार अगर कोई यात्रा व्यय कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है और अपने कर्मचारी को उसका पेमेंट करती है कंपनी, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। या कई बार जो बैड डेब्ट्स था, डूब गया था पैसा जिसको आप राइट अप कर चुके थे, पुनः अगर वो पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। तो ये कुछ हमारे व्यवहार है जिसमें जीएसटी को उपयोग नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ ट्रांजेक्शन हमारे हैं जिसमें जीएसटी लगता है। तो उनमें पहला ट्रांजेक्शन है नगद माल क्रय करने पर, नगद माल विक्रय करने पर, रमेश से उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा, माल का वापसी किया या माल वापस आया, स्वयं के उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाला, या संपत्ति का क्रय किया या स्टेशनरी का क्रय किया, नमूने के रूप में माल का वितरण किया, या माल का चोरी चला गया, या माल का नष्ट अग्नि से नष्ट हो गया, या कुछ हमको इनकम हो रही है, ब्याज मिला, कमीशन मिला, इंटरेस्ट, रेंट, तो कमीशन, तो उसमें भी नहीं, उसमें भी जीएसटी लगेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, आपका इंटरेस्ट पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, तो इसमें भी जीएसटी लगेगा। तो इसकी एंट्रियां कैसी होती है और कब जीएसटी को डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, कब इनपुट करते हैं, कब आउटपुट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन बोला हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए आपको बोलता है गुड्स परचेस फॉर कैश, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹10,000, नगद माल खरीदा ₹10,000, और यहाँ पे एट द रेट है 10% जीएसटी है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखोगे जो जीएसटी है वो हमेशा क्या रहेगा, गुड्स या सर्विस के साथ रहेगा।
नाम और केस के साथ कभी नहीं रहेगा। इसलिए आपकी जनरल एंट्री क्या होती है, परचेस डेबिट हो रहा, खरीदे हो तो परचेस क्या होगा, डेबिट होगा, तो परचेस अकाउंट दिया। तो अब यहीं पे आपका, क्योंकि स्टेट में ही बिक्री हो रही है, तो जब एक ही स्टेट में सेल हो रहा है तो आपका 10% दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक भूपेश बघेल के फंड में जाएगा और एक नरेंद्र मोदी के फंड में जाएगा। तो जो नरेंद्र मोदी के फंड में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, CGST दे दिया, और भूपेश बघेल के फंड में जाएगा वो क्या कहलाएगा, SGST। तो यहां पे इनपुट बोला जाता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो इनपुट बोलते हैं, इनपुट CGST, आउट और इनपुट SGST दिया। और टू आपने क्या कैसे खरीदे हो, नगद खरीदे हो, टू कैश अकाउंट। तो यहां पे 10,000 रुपए का माल है तो 10,000 रुपए परचेस के सामने आएगा। इसका 10% कितना होता है, 10,000 का 10% 1,000 होता है, ये दो भागों में बढ़ जाएगा तो 500 रुपए। तो 500 रुपए इनपुट CGST और 500 रुपए आपका क्या आ जाएगा, इनपुट SGST। तो टोटल एक प्रकार से व्यापारी के द्वारा 11,000 का भुगतान किया जाएगा, जिसमें से 10,000 रुपए माल था और 1,000 रुपए क्या था, GST था, जो दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक इसी प्रकार बोलता है हमको गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन ₹20,000, मोहन से उधार माल खरीदा 20,000 रुपए और 10% GST है। तो अब यहां भी हमारा क्या परचेज हो रहा है, तो यहां भी परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट दिया। यहां भी आपका आएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST, और टू उधार है इसलिए नाम आ जाएगा, तो नाम कौन है, मोहन है। तो अब यहां भी आपका क्या है, 20,000 आएगा। 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 होता है, ये दो भागों में बटेगा। तो इस तरह से आपको 22,000 रुपए भविष्य में मोहन से आपको मिलेगा, या आपको मोहन को भुगतान करना होगा, क्योंकि मोहन से आपने 22,000 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें 20,000 माल का था, 2,000 रुपए किस चीज का था, आपको GST का देना है। चाहे सौदा नगद हो चाहे सौदा उधार हो, दोनों में ही GST लगेगा। तो इससे हमको यह पता चला है कि GST कैश या नाम के साथ ही रहता है, किसके साथ रहेगा, गुड्स के साथ रहेगा या सर्विस के साथ रहेगा। या हम देखते हैं विक्रय, देखते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, नगद माल बेचा 10,000 रुपए @10%। अब आप यहां बेच रहे हो तो नगद बेच रहे हो तो आपका पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, और टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और यहां पे अमाउंट आएगी, आपने कितने का माल बेचे हो, 10,000 का माल बेचे हो, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000, तो ये भी 500 आ गया। तो आपका क्या आएगा, 11,000 कहां पे आएगा, ये कैश के सामने आएगा। अगर यही सौदा क्या हो जाता है, उधार हो जाता है, तो उधार हो जाएगा तो कैश के सामने क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अगर आप किसी रमेश मोहन सोहन को बेचते हो, फॉर क्रेडिट बेचते हो, तो नाम आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि गुड्स के साथ हमेशा क्या देख रहे हो, दोनों जगह देखे अपन ने, परचेस के साथ और सेल के साथ GST रहा है। इसका मतलब गुड्स के साथ ही रहता है। खरीदते समय इनपुट और बेचते समय क्या कहलाता है, ये आउटपुट कहलाता है। अगर इसी प्रकार हम एक दो और ट्रांजेक्शन देख लें,
अगर हम सेवा में देखते हैं तो हमारा सेवा हम देखते हैं तो सेवा हमारा क्या होता है, कमीशन का भुगतान किया, कमीशन का नगद भुगतान किया, तो कमीशन पेमेंट कर रहे हो तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, कमीशन अकाउंट DR, यहां क्या आएगा, इनपुट आएगा, इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR और 2 आपका क्या आ जाएगा, क्या पे कर रहे हो, कैश, टू कैश अकाउंट। तो कमीशन था 1000 रुपए, 10% था, आधा आधा पड़ जाएगा, तो 100 रुपए होता है 10%, 50 रुपए आएगा। तो इस तरह से आपको कितना पे करना होगा, 1100। इसी प्रकार होता है ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ 500 रुपए, तो इसकी एंट्री करोगे तो क्या एंट्री होगी, कैश आ रहा तुम्हारे पास, तो कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो यहां पे 500 रुपए आएगा, 500 रुपए का 10 में 50 रुपए होता है, 25 रुपए 25 रुपए, कुल मिलाकर के 5100 रुपए हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये क्या था, आपने क्या देखे, एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा था और एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होने से क्या लगता है, इनपुट और आउटपुट CGST और SGST लगता है। अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है आपको रमेश जो भोपाल में है, भोपाल को माल बेचा 20,000 रुपए और @ है 10% GST है, तो रमेश को माल बेचा, कहां है हम, रमेश भोपाल में है, तो अब इसकी एंट्री जो बनेगी, रमेश पाने वाला है इसलिए रमेश डेबिट हो जाएगा, 2 क्या आएगा, सेल्स आएगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा, 2 IGST, क्योंकि स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन्स है और यहां पे टोटल आएगा 20,000 और 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 और टोटल क्या आएगा, 22,000। तो अगर हमारा कहां बेचा गया है माल, अगर अदर स्टेट में माल बेचा गया है या अदर स्टेट से माल खरीदा जाता है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, इंटर स्टेट सेल होगा तो IGST लगेगा। तो ये बच्चों ये क्या था आप लोग का, GST के संबंध में था। इसके संबंध में आप मेरे द्वारा लिखित और संशोधित बुक है नवबोध प्रकाशन में, अकाउंट्स की बुक है, आप उस बुक का आप पेज नंबर आप देख सकते हैं, ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए न्यू बुक का, न्यू एडिशन का 102 पेज नंबर में आप देख सकते हैं। ये बुक मेरे द्वारा लिखित है, जैसे मैंने आपको भी फिलहाल समझाया हूं उसी पेटेंट पे आपको सभी मटेरियल मिलेगा। तो मेरे द्वारा लिखित एवं संशोधित बुक जो है, मैं अशोक कोटबरे, उसमें आप राइटर का नाम देख सकते हैं, आप उस बुक को मार्केट से ले सकते हैं। आपको मैं जिस ढंग से आपको पढ़ा रहा हूं उसी पैटर्न पे आपको बुक में मिलेगा, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं और जो मैं बता रहा हूं आपको पूरा मटेरियल अवेलेबल है उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो बच्चों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको तत्काल सूचना मिलती रहे। नमस्कार।